आज हम लोग विलियन चैप्टर का पार्ट 9 पढ़ेंगे और इस पार्ट में दो और अणुसंख्या गुण के बारे में जानेंगे। कल हम लोग पार्ट 8 में टोटल 2 अणुसंख्या गुण पढ़े थे। पहला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन आज हम लोग हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, तीसरा नंबर अणुसंख्या गुण, और इसको हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को हम लोग इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे हिमांक में अवनमन होता क्या है। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे हिमांक क्या होता है। ये जो छोटे छोटे कुछ टर्म हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद आसानी से हमको हिमांक में अवनमन समझ में आ जाएगा। हिमांक होता क्या है? हिमांक को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं जी? फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखिएगा हिमांक होता क्या है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे हिमांक कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव है, अगर इसका वाष्प दाब इसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, इसी टेम्परेचर को कहेंगे हिमांक। अब हम बात करेंगे, अगर किसी विलायक के अंदर किसी अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को मिला दिया जाए, तब इस विलायक का हिमांक घट जाता है। इसी घटे हुए हिमांक को हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। मतलब मैं बात करूं कि अगर किसी विलायक का हिमांक कुछ भी मान लें, तब अगर इस विलायक के अंदर किसी भी ठोस पदार्थ को मिला दिया जाए, तब इस विलायक के हिमांक में कुछ कमी आएगी। इसी कमी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब हम बात करेंगे कि हिमांक में अवनमन निकालेंगे कैसे समझेंगे। तो इनको निकालने के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच। जिस तरह से ग्राफ हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के लिए खींचे थे, उसी तरह का ग्राफ हम लोग खींचेंगे हिमांक में अवनमन के लिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ग्राफ खींचते हैं और उसके बाद क्लियर हो जाएगा हिमांक में अवनमन क्या होती है। याद कीजिए, ग्राफ खींचने के लिए 2 एक्सिस लिए थे हम लोग। ये जो 2 एक्सिस लिए थे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर को लिए थे, ताप को, और वाई एक्सिस पर हम लोग वाष्प दाब को लिए थे। यहाँ भी वही काम करेंगे। और ग्राफ 2 चीज़ के लिए खींचा गया था, 2 कंपोनेंट के लिए, विलयन और विलायक के लिए। तो यहाँ भी वही चीज़, 2 ग्राफ खींच लेंगे, एक विलय के लिए और दूसरा विलयन के लिए। एक विलायक के लिए और दूसरा विलयन के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा। यहाँ वही दिखाया भी गया है। और यहाँ पर मैं इसको विलयन मान लेता हूँ, इनको मान लेता हूँ विलयन, और इस ग्राफ को विलायक मान लेता हूँ। अब हम देखते हैं विलायक के ग्राफ को थोड़ा सा हम नीचे कर लें इसको, तो इनको थोड़ा सा मुड़ा दिया जाए और इस कंडीशन में इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा है, ये हमारा विलयन का टेम्परेचर है जिसको TS से लिखेंगे, और ये विलायक का टेम्परेचर है जिसको T0 से लिखेंगे। और अब यहाँ पर हम अगर देखें, अगर इनको y एक्सिस पर आगे बढ़ाया जाए और इनको भी y एक्सिस पर आगे बढ़ाया जाए, तो हम देख सकते हैं कि जो इनके बीच में ये डिफरेंस है, मतलब
T0 TS से ज़्यादा है। इस कंडीशन में अगर हम लोग हिमांक में अवनमन निकालें, इस कंडीशन में अगर हम लोग हिमांक में अवनमन निकालें, हिमांक में अवनमन निकालें तो कितना हो जाएगा? अवनमन निकालें तो हो जाएगा T0 माइनस TS, और इसी को हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। जो हिमांक में अवनमन होगा वह वाष्प दाब में अंतर के समानुपाती होगा। मतलब डेल्टा टी, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा टी, हिमांक में अवनमन। तो जो हिमांक में अवनमन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब में अंतर। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी समानुपाती मोलरता और डेल्टा टी बराबर KF गुणे M, और ये हमारा आ गया हिमांक में अवनमन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हिमांक में अवनमन निकाले कैसे हैं। बहुत आसान था। इसके लिए हम लोग वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचे हैं। ग्राफ दो चीज के लिए, विलायक और विलयन के लिए खींचा गया है। यहाँ पर यह देखा गया है कि जो विलायक है उनका टेम्परेचर विलयन के टेम्परेचर से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसी अंतर को कहेंगे हिमांक में अवनमन। मतलब T0 में से TS को घटा दीजिए तो इसी को कहेंगे हिमांक में अवनमन। ये जो हिमांक में अवनमन होगा यह वाष्प दाब में अंतर के समानुपाती होगा। तो हिमांक में अवनमन समानुपाती डेल्टा P, और यहाँ से डेल्टा T समानुपाती M, मतलब मोललता। क्वथनांक में भी हम देखे थे कि मोललता के समानुपाती होता था, मतलब मोल अंश के बाद में तोड़ते थे मोललता आता था। और इस तरह से इसको बराबर में बदलेंगे तो डेल्टा T बराबर KF इंटू M, और यही हमारा है हिमांक में अवनमन। अब हम बात करेंगे कि KF क्या है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर अवनमन स्थिरांक। तो इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब हम M के बारे में बात करें तो इनको हम लोग मोललता कहते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर डेल्टा T हिमांक में अवनमन है, और इस तरह से यह हिमांक में अवनमन तीसरा अणुसंख्य गुण है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि KF होता क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होती है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक, मतलब KF। और KF कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख सकते हैं। फॉर्मूला हमको याद है तो उस फॉर्मूला पर जाइए। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अगर यहाँ से KF निकाला जाए तो ये इधर जाएगा, मतलब डेल्टा TF बटा M। अब थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हम लोग मोललता को 1 मान लें, M बराबर 1, उस कंडीशन में KF बराबर डेल्टा TF होगा। मतलब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो भी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा उसे कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब मोलर अवनमन स्थिरांक। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो भी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, जो भी टेम्परेचर में कमी आएगी, उसी कमी को कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। तो ये हमारा था मोलर अवनमन स्थिरांक। अब हम देखेंगे कि हिमांक में अवनमन से ही हम लोग अणु भार कैसे निकालेंगे। तो अणु भार निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। इस फॉर्मूले को हम लोग मोललता के फॉर्मूले से तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत आसानी से विलेय का अणु भार निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अणु भार कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे
कि हिमांक में अवनमन होता क्या था और उसी फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा हिमांक में अवनमन का अणु भार। तो अब हम लोग देखेंगे कि अणु भार कैसे निकालेंगे, अणु भार कैसे निकालेंगे। और अणु भार को हम लोग कहते हैं मोलिकुलर वेट। क्या कहते हैं जी? मोलिकुलर वेट कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अणु भार कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। और यहाँ से हम लोग अगर मोललता को तोड़ लें तो यह हो जाएगा एन बटा डब्लू और के एफ गुणे मोललता का सूत्र भार बटा अणु भार, तो ये हो जाएगा भार बटा अणु भार और बटा डब्लू विलायक का भार किलोग्राम में। और यहाँ पर ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये हो गया के एफ विलायक का भार, बड़ा डब्लू से लिख रहे हैं, तो के एफ गुणे डब्लू बटा एम डब्लू और यहाँ से हो गया डेल्टा टी एफ। यहाँ से आप अणु भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एम बराबर के एफ गुणे छोटा डब्लू और बटा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू। और इस तरह से हमारा निकल गया अणु भार। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये किस में होना चाहिए? किलोग्राम। और इस तरह से हमारा अणु भार बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि जो हिमांक में अवनमन पढ़े हैं, जो डेल्टा टी एफ पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे हिमांक में अवनमन का एप्लीकेशन। 2-3 एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन कि जो भी ठंडे प्रदेश में कार चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनके रेडिएटर के अंदर, मतलब रेडिएटर के अंदर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं जी? याद रख लीजिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं। यह क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह इथाइलिन ग्लाइकॉल पानी के हिमांक को कम कर देता है। और पानी के हिमांक को जब कम कर देगा तो पानी नहीं जमेगा और जो रेडिएटर है, इंजन है, सुरक्षित रहेगा। मतलब हिमांक को, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है, ठंडे प्रदेश में सड़क पर बर्फ जम जाती है। ठंडी के दिन में जब बर्फ जम जाएगी तो उसको हटाने के लिए उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है। NaCl या कैल्शियम क्लोराइड, इसका छिड़काव करेंगे। क्यों छिड़का जाता है इसको? क्योंकि यह उसके हिमांक को कम कर देगा, बर्फ को पिघला देगा, जिसके कारण रोड पर से बर्फ हट जाएगी और आसानी से रोड चालू हो जाती है। इस तरह से यह 2-3 एप्लीकेशन है। और यह हमारा था हिमांक में अवनमन। लास्ट में हम एक बात करेंगे नोट के बारे में, थोड़ा सा चीज। नोट में एक चीज कि हिमांक में अवनमन स्थिरांक, मतलब के एफ डायरेक्टली एक फार्मूले से निकालते हैं। और एक फार्मूला है हमारा MRTF² बटा 1000 डेल्टा एच एफ। जैसे कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, तो वैसे ही हम लोग एक फार्मूला यहाँ भी पढ़े हैं, MRT² बटा 1000 डेल्टा एच एफ। और ये डेल्टा एच एफ क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। क्या है जी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। और इस तरह से हमारा हिमांक में अवनमन, जो कि तीसरा अणुसंख्य गुण था, समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।